अम्मा के नाम मिला। Sherry arriving at Karachi by British Airways flight 320। उसका तार पढ़ के मैं जल भूल गई। बहुत गुस्सा आया। मैं महर को पहले मना कर चुकी थी कि शेरी को यहाँ ना भेजे। आपके नाम महर का तार आया। कराची जाकर शेरी को ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 320 से ले लीजिएगा। हालांकि उससे पहले बता चुकी हूँ कि शेरी को यहाँ क्यों भिजवा रही हो। अब अपना ख्याल तो ढंग से रख नहीं सकती, उसका क्या करेंगी? मैंने लिखा था कि तमीज तरीके के नौकर इन दिनों मिलना मुश्किल है, और जो पहले हैं वो बेहतर जगहों की तलाश में अनबने दिल से यहाँ रह रहे। जब तक पापा थे तो सब कुछ था, लेकिन अब तुम्हें मालूम ही नहीं हो सकता मैं कैसे इस घर की कश्ती अकेले ठहरी हूं। परेशानी और शदीद मसरूफियत का शिकार रहती है। उम्मीद है तुम अपने पैसे पे नजरसानी करोगी, और जिद्दी होने के बावजूद तुम्हें मेरी बातों में वजन मालूम होगा। मेरी बहन हमेशा से बदतमीज और बेमुरब्बत, और अपने सामने किसी को कुछ ना समझने वाली, और मुख्तसर नबीस होने के बावजूद उसने मुझे 5 सफ़ों का तानों, कोसलों और गालियों से भरा खत लिखा था। इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना किसी और का। शादी के बाद लड़कियों का मेके से कोई नाता नहीं टूट जाता। मुझे अपने लिए सहूलत लेने में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। अम्मा भी सबकी है, और अगर जरूरत पड़े तो मदद भी कर सकती है। और तुमने कब से अपने आप को इस घर का मालिक तस्वुर करना शुरू कर दिया है? पापा नहीं है तो क्या अभी मकान पर उन्हीं का रुपया सर्व नहीं होता? शहरी वहां रह सकता है, अम्मा खुद उसकी देखभाल का बंदोबस्त कर लेंगी। हाँ, और ये भी सुन लो कि तुम्हारी तन्हा और उजाड़ जिंदगी और वीरान दिनों की जिम्मेदारी सिवाय तुम्हारे खुद के किसी और पर नहीं है। तुम्हारी तेज मिजाजी और बदजबानी और दूसरों से जरूरत से ज्यादा तवक्को रखने और नालायक दोस्तों की वजह से मामला यहाँ तक पहुंचा है। वरना वो कर्नल क्या बुरा था जो तुम्हारे पीछे फिरा करता था? ये बात और है कि उसने तुमसे दोस्ती के दौरान 2-4 और लड़कियों से भी ताल्लुकात इस्तवार कर रखे थे। मगर तुम्हें खुद मालूम है, तुम पर मुकम्मल भरोसा आखिर वक्त तक नहीं किया जा सकता। तुम तो बस खूब से खूब दर्द की तलाश में सख्त वफादारी को खोजती रही हो, जो मेरी जान इस जहान में मादूम है। भला मर्दों को गुलाम बनाकर और उनका इम्तिहान लेकर तुम कभी किसी नतीजे पर पहुंच सकी हो? तुमने दुनिया के मर्दों को अपने पांव में रगेदा कदमों तले देखना चाहा है। तुमको अपने मौहूम हुस्न पर क्या क्या नाज रहे हैं, इसको किसी ने 2 कौड़ी को नहीं पूछा। समझती हो तुम्हारी इन चमकती आंखों के शहर में कोई गिरफ्तार होगा? कभी नहीं, कभी नहीं। हटाओ, मारो गोली। अगर वो शेरी को अम्मा के पास भेजना चाहती तो मेरी बला से। मैंने उस बेहुदा खत का कोई जवाब नहीं दिया। जब अकल की बात सुनने की ताबी ना रखती हो तो काहे सुनाई जाए। और फिर महर से इस खतो कताबत की लड़ाई में हार हमेशा मेरी होगी। वो अम्मा की लाडली बहन भाइयों की चहेती थी। रुस्तम ने उसे घर का सुकून दिया था जो उसकी ताकत और उसकी मान थी। उसकी बेटी नूर उसकी दीवानी थी, इसलिए वो मेरी वीरान जिंदगी का मजाक उड़ाया करती थी। आप खुद जाने थे शेरी को लाने कराची। कम अज कम उस वहियात खत के बाद मेरा इस बात से कोई सरोकार नहीं है। आप जाने और मैं जाने। तू अपनी सीट बुक करवा ले। क्यों? लो और सुनो क्यों। भला इस हाल में मुझसे कराची जाया जाएगा? यूं भी तुम्हारे वालिद के बाद से मुझे अकेले कहीं भी जाना मुसीबत लगता है। सफर का मजा तो उनके साथ था। पूरा डब्बा अपना, बस चले जा रहे, खाते पीते हंसते हंसाते
जैसे अपने ही घर में हो। वो यादों में गुम सी होगी। गुजरे जमाने में रेल के लिचकोलों से उन्हें जैसे नींद सी आने लगी है। चुपचाप देर तक दूर देखती बैठी रही। आखिर तुझे ही जाना पड़ेगा। तू खर्च की फिक्र मत कर। तुम मेरा इतना सा काम भी नहीं कर सकती। बिना कुछ कहे मैंने रेलवे स्टेशन फोन किया और कराची के लिए सीट बुक करवा दी। कराची एयरपोर्ट पहुंची तो पता चला कि फ्लाइट लेट है। मैं इंतजारगाह में लोगों के जमे हकीम के दरमियान टहलती रही। मैं टहलते टहले जरा परे जंगले के साथ दूर चली गई और सामने मीलों तक फैले हुए रनवे की तरफ देखती रही, जहां छोटे बड़े जहाजों की भीड़ लगी थी। सीढ़ियां घसीटी और लगाई जा रही थी। एक भगदड़ सी मची थी। अमले के लोग, सामान, गाड़ियां, वो जाने क्या क्या। मैं उस मंजर से थककर मैंने अपने एतराफ देखा। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब ही ना। लड़की की रुखसार घड़ी घड़ी गुलाबी हो जाती और बाल सेबों की सुर्खी की तरह चमकने लगती। दोनों चुप थे। जब भी लड़का सर घुमाकर उसकी तरफ देखता तो लड़की छुई हुई सी अपने हाथों तक, उंगलियों के फोड़ों तक रंगीन हो जाती। हाय ये निगाह की रंगीनी। वो लड़की भीगी हुई चुनरी की तरह रंगों में डूबी थी। सरशार, बेचैन, पुरसुकून और बारका। मुझे अपनी यादें खींचकर पीछे ले गई, उस जंगले से दूर, उन बरामदों तक जहां मैं ऊंची एड़ी का जूता पहने खटखट करती चलती, गोया ज़ेबा इस कहानी के दिल पर चल रही हूं। ज़ेबा को अपने हुस्न में बोला और अपनी ईरानी होने पर नाज किया। वो भी नया नया आया था और क्लास में जब वो लेक्चर देकर समझाता और सीधा तुम्हारी आंखों में देखता तो दिल सीने में डोल जाता। मैं जिसे अपनी शोखी पर एतमाद था समझती रही कि वो कहाँ जाएगा। चंद दिनों में उसका गुरूर न्याज भी और सर भी खत्म। ऐसी छोटी छोटी फुतूहात से तो मेरा दामन भरा हुआ। चंद दिनों बाद वो मुझे और भी अच्छा लगने लगा। रात में जब भी वो ज़ेबा की तरफ देखता तो मैं महसूस करती कि ज़ेबा की लंबी पलकें झालर की तरह उसके विस्तार पर छुप जाती।
वो गुलाबी हो जाती। अजीब और फरामोशी से उसकी निगाह का जवाब देने के बजाय वो अपने सामने रखे हाथ के नाखूनों की तरफ देखने लगती, जिस पर सूखी कीचड़ छा रहा है। अच्छा, तो इस खेल में कहीं कोई गलती हो गई है? ये अजीब बेकायदा मुसल्लस है, दरमियान में वो है और उसकी आंखों की सारी रोशनियां ज़ेबा के लिए है, और मैं जो उसके लिए कुछ नहीं, जिसका दिल क्लास में आने से पहले और बाद में सारा दिन धीमी लगा करता है। एक दहकती हुई आग मेरी सारी वजूद को तड़पाती। मैंने इतनी जिल्लत पहले कभी नहीं उठाई थी। वो मेरे पास से गुजरता और मुझे मुड़कर भी नहीं देखता। मेरा हुस्न जहां सोच बेकार, मेरी आज तक की फुतूहात गलत। रोज मेरे लिए एक नया मुकाबला होता। मैंने अपना आप आजमाना चाहा और जहन्नुम से गुजर गई। रात को अपना दरवाजा खुला रखिए। मैं ज़ेबा का खास पैगाम लेकर आऊंगी। वो खुशी से तकरीबन दीवाना हो गया था, जैसे उसने सुर्ख गुलाबों का हक, जैसे तारीख पानियों पर डोलते कवल के होठों को सूरज की किरणें छूने, और वो हौले हौले हिलने लगे। मेरे सीने में दिल को कोई चुपके चुपके मसल रहा। मैं जैसे मौत की बंद दीवारों को खोलने जाऊं। अपने मुकद्दर के नविश्ते को पढ़ने के लिए मैंने रो रो के उसे अपना हाल दिल सुनाया। जाएगी, वापस ना आ सकेगी, उसका वतन कोई और है। तुम्हारी जिंदगी सवार मेरे पास खानदान है, लड़ाई है। उस लम्हे मुझे लगता था मेरी रूह टुकड़े टुकड़े होकर, किरचियां होकर मेरी आंखों से बह रही। मैं टूटे शीशे चला और अभी बेहोश हो जाऊं। बीवी, चाहत को तुम क्या समझती हो कि जब चाहो कीमत चुकाओ और खरीद लो, या ये चिराग है कि जब टीवी दिखाओ चलने लगे। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तुम जा सकती हो। जब वार्डन ने मुझे उसके कमरे से निकलते देखा तो मेरा चेहरा, मेरा रंग हल्दी की तरह सड़ गया। मेरा चेहरा आंसुओं से धुला हुआ, आंखें धुंधलाई हुई थी और तकरीबन गिरी जा रही थी। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी। उसे दो बातों में से एक चुनने का इख्तियार दिया गया। वो मुझसे शादी कर ले और यही ठहरा रहे, या फिर खुद इस्तीफा दे और चला जाए। अरे कैसे उसने इनकार कर दिया और चुपचाप चला गया। उसने मेरे बदले वो जिल्लत कबूल
जाने के बाद मर्दों पर से मेरा एतबार हो चुका। अपना हुस्न भी बेकार और धुंधला करने लगा। मेरे चारों तरफ खिला है जिसमें लड़कियों के कहते गूंजते हैं और उनकी निगाहें तीरों की तरह मेरे आर पार हो जाती हैं। मगर मैं सर ऊंचा खींचते बस बहानी के दिल पर चलती रहूंगी, क्योंकि मैं आपकी मेहराब से गुजर चुकी। मैंने अपना सारा माजी, सारा मुस्तकबिल जला डाला है। मैंने खुशबू के बदले अंगारे सूंघे। मैंने मोहब्बत की खुशबू के बदले अंगारे सूंघे। अपने दिल की जलन की बू सारी जिंदगी मेरे दिमाग में तैरती रही। मैं भी रंगों में भीगी हुई चुनरी लगूं। लोग अपना अपना सामान लेकर बाहर निकलने लगे। सबसे आखिर में वो निकला खूबसूरत सुनहरे बाल, रोशन और ज़हीन आंखें, साफ सुथरा धुला धुलाया बेहद स्मार्ट कॉलर पहने, बड़ा पुरएतमादी से अपने एतराफ देखता हुआ मुझे वो बहुत उम्दा लगा। जब एयर होस्टेस ने उसे मेरे हवाले किया तो साथ में मेहर का एक खत भी था। एयरपोर्ट से निकलकर चलते चलते मैंने उसे आवाज दी, शेरी शेरी। बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा, मेरा हाथ सूंघा और मुझे अपना मालिक तस्लीम कर लिया। और हम दोनों अपने घर अम्मा की तरफ रवाना हो गए।
तरबियत की है। आदमी के बच्चों से ज्यादा समझदार है। अरे अंग्रेजी में बात समझ लेता है। घर में जो भी आता है इसकी तमीजदारी, इसकी नस्ल और इसके खाने के आदाब से बड़ा मरूब होता है। भाई बहुत ही अच्छी तरबियत की है मैंने। लड़की शाम को जरा इसे टहला, गर्मी बढ़ती जा रही है, बेचारा घबराया हुआ रहता है। मैं कब तक इसे अपने कमरे में बंद रखूं? परदेश में आन फंसा है। भला सब मुल्कों से आकर तो लोग भी इस गर्मी से परेशान हो जाते हैं। अरे ये तो इतना सा बेजुबान जानवर है। मेहर ने भी बड़ा जुल्म किया है, पता नहीं कैसे भेज दिया इधर। सोचे समझे हमें। मैंने महर के किसी विषय को पसंद ना करने की जी ही जी में ठान रखी थी, इसीलिए शहरी की सारी खूबियां मुझे छू ना सकी। अलबत्ता अम्मा का हाथ बटाने में जितना हो सकता मैं शहरी का ख्याल रखती, और यूं हौले हौले मैंने शहरी का ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। शदीद गर्मियां थी, सख्त लू चल रही थी। एक दिन दफ्तर से वापस आकर मैं तकरीबन बेहोश हो गई। फिर तेज बुखार चढ़ गया। कई दिन लिसियानी कहते थे। लौट पोट कर जब मैं तंदुरुस्त हुई हूं तो शरीर मुझे दुबला और कमजोर लगा, बहुत बेआसरा और उदास था। मैंने उसे अपने पास बुलाया, उसके नर्म सुनहरे बालों पर अपना हाथ दिया। और उसके प्याले में खुद अपने हाथों से खाना दिया। ऐसा देखो तुम बीमार क्या पड़ी, इसका तो खाना पीना ही छूट गया, जैसे इससे तुम्हारी बीमारी की बड़ी फिक्र। शुक्र है इस घर में कोई तो है तो मेरे जो मेरे लिए परेशान हो। चलो आज इसके मुंह पे रौनक तो आई। मैं तो परेशान हो गई थी कहीं मर ही ना जाए। अजीब जानवर है, अपने असल मालिकों को भूलकर तुमसे इतना बहुत मिल गया है। क्या मतलब है आपका? मुझसे एक जानवर भी मानूस हो तो आपको एतराज होता है? अरे नहीं बदनसीब, मुझे किसी बात से एतराज नहीं। अगर कोई इंसान तुझसे इतना मानूस हो जाए ना तो मेरा बोझ न टल जाए। मगर तेरी सब तबीयत की वजह से और कहीं भी क्यों आएगा? हर एक को तो कारखाने को दौड़ती है, आदमी को फरिश्ता चाहती है। भला इस उम्र में कौन ऐसा वफादार मिलेगा? मेरी और अम्मा की खूब तू मैं हुई, किसी ने खाना नहीं खाया। हम दोनों रकीबों की तरह एक दूसरे पर चिपकी रही। मेरा जी चाहता था कि मैं धाड़े मार मार कर रोऊं और अपना सर दीवारों से टकराऊं, या इस घर को आग लगा दूं जो मेरे लिए कैद खाना बन गया था। मैं उस दिन को याद करके ऊंचे ऊंचे बैन करके रोई जब पापा की बीमारी की वजह से अम्मा के मायूस कुन खत पढ़ के मैंने एकदम अमेरिका छोड़ने का फैसला किया था और सब कुछ छोड़ छाड़ के मुस्तकबिल के रुपैले और सुनहरे ख्वाबों को अपने पीछे कश्तियों की तरह जलाकर घर लौट आई थी। और अब आप भी मुझे निकालते हैं, दुश्मन की तरह मेरी तबीयत में 100 कीड़े निकाल रहे थे। अमेरिका में क्या नहीं था? आजादी, मौके, चाहने वाले लोग विवाह करने को तैयार। मेरी रफाकत में, मुशर्रत में, मोहब्बतों का शुक्रिया। वो देर तक मेरी आंखों में घूमता रहा, फिर उसका रंग फीका पड़ा और जर्द हो गया।
और कुछ कहे बगैर वो लौट गया। क्या ये मेरा वहम है कि उसका रंग सर्द हो गया था? इस डर से कि कोई मुझे ना लौटा दे, मैंने उसे लौटा दिया, लौटा ही दिया। हाय, बर्बाद शुदा मैं। कई दिनों तक मैं और अम्मा उठे रहे। शेरी अम्मा के बुलाने पर भी उनके पास नहीं आता। उसे मेरे सिवा किसी और से कोई सरोकार नहीं था। अम्मा खूब चुजबुज होती, मुझे कोसती। कई बार उन्हें हल्के फुल्के से शेरी को थप्पड़ भी लगाए। वो बेचारा पिट कर आता और निहायत सादतमंदी से मेरे कदमों के पास बैठ जाता, डरा हुआ, बेबस। मुझे उसकी गरीबुल वतनी पर प्यार आता। देखो शेरी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये बुरा और जुदाई का जमाना है, पर गुजर जाएगा। फिर तुम अपने वतन लौट जाओगी। नूर तुमसे खेला करेगी और कोई तुम्हारी पिटाई नहीं करेगा। उसके आंखों में आंसू और वो अपना सर मेरे पांव से मलता। ये नूर का, महर का और रुस्तम का पेट, क्या ये अभी तक उन्हीं का पेट है? क्या जब ये चला जाएगा तो मैं उदास नहीं हो जाऊंगी?